नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और कांग्रेस का कहना है यह प्रदर्शन हम जिला और तहसील मुख्यालय तक लेके जाएंगे। प्रदर्शन की वजह है बढ़ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दामों में वृद्धि। इनका कहना है कि इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है और आम जन के बूते से बाहर हो रही है। लिहाजा हम प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और हम उस जनता के लिए, संघर्ष के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। कांग्रेस के इसके लिए वचनबद्ध है। देखिए बानगी के राजस्थान में किस तरह से, माफ करिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में किस तरह से प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के नेता बैलगाड़ियों और घोड़ों पर बैठ करके आए और कहना है कि अब जनता को साइकिल और बैलगाड़ियों पर ही आना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भी सरकार जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है सचिन पायलट का और क्या कहते हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी के 24 उपचुनाव हुए थे। उन 24 चुनावों में 12 जगह कांग्रेस पार्टी जीती है, 11 जगहों पर भाजपा जीती है। अनेकों सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस ने भाजपा से छीनी है और ये किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है, पूरे प्रदेश में फैले हुए उपचुनाव थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आज लोगों के मन में उबाल है, जो गुस्सा है भाजपा के प्रति, वो उजागर हुआ है। और सत्ता में रहने के बाद छोटे मोटे उपचुनाव में तो प्रभाव सरकार बनाती है, उसके बावजूद भी हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया। इस बात का प्रतीक है कि आने वाले तीनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा बहुमत लेके जीतेगी। और मैं तो बल्कि उनसे पूछता हूं कि धरना प्रदर्शन कर क्यों रहे? क्या उनके समय में कभी डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी थी? क्या यहां तक डीजल और पेट्रोल की कीमतें पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। उसे नहीं यहां तक पहुंचाने का हमने तो बल्कि इसमें स्टेबिलिटी लाने का काम किया है और हमने एक फार्मूला तय कर दिया कि जैसे ही कच्चे तेल का रेट कम होगा ऑटोमेटिक इसका रेट कम हो जाएगा, कच्चे तेल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा। तो हमने तो इसमें पारदर्शिता हमने रखी है। उस पारदर्शी तरीके से डीजल की और पेट्रोल की कीमतें केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती है। तो चले सचिन पायलट का साफ कहना है कि महंगा ही सबसे बड़ा रोड़ा रहेगा, क्योंकि ये प्रदर्शन यहां रिलेवेंट है प्रदेश में होने वाले 3 उपचुनाव के लिए, एक विधानसभा और 2 लोकसभा। पायलट का साफ कहना है कि जनता महंगाई से त्रस्त है और इसका असर चुनाव पे भी देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 24 चुनाव हैं जिसमें से 12 पे कांग्रेस ने दाव मारा है, 11 पे बीजेपी ने मारा है। लेकिन दूसरी ओर अशोक परनामी का कहना है कि कांग्रेस की देन है जो महंगाई को इस कदर बढ़ा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की जो दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस की जो नीति रही उसी की वजह से आज ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने तो इसे और स्मूथ करने की कोशिश की है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे तो आपको महंगे पे मिलेगा और महंगे होंगे तो महंगे दाम पे मिलेगा। यही बात थोड़ी सी समझ से बाहर है कि इसको डेली उस पे करने के बावजूद भी परनामी साहब जो कह रहे हैं उसे किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। वैसे तो मैं श्याम जी के पास में आता, लेकिन सबसे पहले मैं दीपक भाकर साहब के पास जाना चाहूंगा। भाकर साहब, ये एक मुझे भी थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, परनामी साहब जो कह रहे हैं कि हमने तो इसे और स्मूथ कर दिया है। स्मूथ ये तो कर दिया आपने कि पहले 1 महीने में इसका रिव्यू होता था, फिर 15 दिन, और अब डेली में रेट्स तय होंगे और उस हिसाब से आपको बेचना होगा। डेली की रेट्स का भी मैं आपको बताना चाहूं कि 28 अगस्त को जो रिलीज जारी की गई थी कि पेट्रोलियम प्राइस ये है, उसका रिलीज जारी हुआ 31 तारीख को। आप साइट खोल करके दे सकते हैं। 31 तारीख के बाद में वो साइट ही अपडेट नहीं है। 31 अगस्त, सितंबर कंप्लीट निकल गया, लेकिन अभी तक नहीं है कहीं पे भी, उसकी अपडेट ही नहीं है। तो ये डेली वाला भी मामला कोई आम जन अगर देखे तो कहां से देखे? और कांग्रेस का क्या रोल हो सकता है आपकी सरकार के वक्त क्रूड ऑयल में? ये तो है नहीं कि क्रूड ऑयल कोई आप 10 जनपद से आप इंपोर्ट करते हो कि वो महंगी बेचेंगे तो हम देंगे। परनामी साहब का ये लॉजिक थोड़ा सा समझ से बाहर है। देखिए, अध्यक्ष जी ने अपनी बात को बताने का जो कोशिश की है, उनका मकसद ये था कि जो डायनेमिक प्राइस मैकेनिज्म जो अभी लगाया है सरकार ने, उसका उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य ये था कि जैसे 15 तारीख को अगर किसी पेट्रोल पदार्थ का दाम कम होता है तो उसका फायदा जाके आम उपभोक्ता को, आम नागरिक को मिलता था 15 दिन बाद जाकर के या 1 महीने बाद जाकर के। तो सरकार की मंशा ये थी कि अगर उसको उसी दिन अगर क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुआ है तो हाथों हाथ एकदम से उपभोक्ता तक उसका लाभ और उसका फायदा पहुंचे। उसी उद्देश्य के साथ ही डायनेमिक प्राइसिंग इंडेक्स लेकर के सरकार आई थी। और इसका शुरुआत में आप देखिए 2-3 महीने तक लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा भी मिला कि जब प्राइस कम हुए तो हाथों हाथ 3 से 5 रुपए तक का पेट्रोल और
डीजल के अंदर लोगों को फायदा पहुंचा। अब ऐसी बात है, दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब क्रूड ऑयल का रेट अगर बढ़ा तो उसको इस हर जगह उसका दाम बढ़ा है, पर ये दाम अभी भी हमारा ये मानना है कि जिसको लेकर कितनी जो हाईतौबा मचा रही है विपक्ष कांग्रेस, उनको ये सोचना चाहिए ये कोई परमानेंट नहीं है कि आज अगर 5 रुपए बढ़ गया तो अगले 5 साल या 2 साल 1 साल 6 महीने तक ये प्राइस रहेगा। आने वाले हो सकता है कल सुबह अगर क्रूड का प्राइस कम हो जाए तो हाथों हाथ उपभोक्ता को प्राइस कम हो जाएगा, और हो सकता है 53। छोटा सा मेरा सवाल है जी, आप देखें कि बीजेपी के जिम्मेदार पदाधिकारी या वर्कर हैं, उससे पहले एक आम कंज्यूमर भी हैं जी। आप ही जो रेट्स हैं इस वक्त जयपुर की अगर बात करें 73-74 के आसपास हैं, आप इन्हें जस्टिफाई कर न्यायोचित मान रहे हैं इसे आप रेट्स को? देखिए न्यायोचित नहीं, कई बार क्या कई ये बड़ी गंभीर समस्या है, हम खुद इस बात से सहमत हैं और आपको बोल रहे हैं कि न्यायोचित है या नहीं ये तो बात की बात है, पर आप देखिए ना इसको कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? मेरे घर के मैं गेट खोल दूं, कहूं कि चोर लेके जा रहा है लेकिन मेरी नजरों के सामने से तो लेके जा रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी क्या ट्रांसपेरेंसी? आप मुझे एक बात बताइए जी, जब 63 रुपए 62 पैसे अगर पेट्रोल के दाम होते हैं यूपीए गवर्नमेंट के वक्त, जब क्रूड ऑयल होता है 100 के पार, जब तो मोदी साहब कहते हैं, स्मृति ईरानी जी कहते हैं, वेंकैया नायडू साहब कहते हैं, सुषमा स्वराज जी और सारे लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनका नियंत्रण ही नहीं बचा है। आज अगर 80 के पास अगर रेट पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पहुंच रही है, आप लोग कह रहे हैं कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो है। देखिए तो इसके अंदर नहीं, इसके अंदर 2-3 बातें हैं सर। पहली बात है कि उस समय इन्फ्लेशन कितना था, ये बात आज से 3-4-5 साल पहले की बात है, आप 4 साल तो मान ही लीजिए। उस समय इन्फ्लेशन कितना था, डॉलर की रेट कितनी थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड है, मैंने आपको बताया ओपेक की ये 13 कंट्रीज है, इनका जो होता है डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस ये बना के चलते थे। तो दुबई और बाकी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि चूंकि ये सप्लाई बढ़ता जा रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होती जा रही थी, तो इन्होंने क्या कि हम प्रोडक्शन ही कम करेंगे। जब प्रोडक्शन ही कम होगा, डिमांड ज्यादा रहेगी, तो कम से कम उसका उनको प्राइस ज्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से ओपेक कंट्रीज ने डिसीजन लिया। तो देश के अंदर उस समय ऐसा सरकार को लगा कि हमें हाथों हाथ फायदा पहुंचाना चाहिए, तो उस हिसाब से स्वीट क्रूड बेंट जो है जिसका, और जो एक प्रति बैरल जो डॉलर का रेट था, आप कह रहे हैं 102 था, 80 था, 53 था, तो उसके अनुपात में उस समय सरकार के ऊपर, देश के ऊपर बहुत बड़ा का, जो 42,000 करोड़ के आसपास का जैसा बता दें कि इन कंट्रीज का भारत के ऊपर था, तो उसको चुकाना भी आवश्यक था क्योंकि वो था पेट्रोलियम पदार्थों पे था। देखिए पेट्रोलियम पदार्थ ही एकमात्र चीज है जिसके अंदर पूरा फॉरेक्स काम आता है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो इसी में ज्यादा, और पेट्रोल पदार्थ को हम जितना। दीपक जी आप जो मुझे जानकारी दे रहे हैं थोड़ी सी मेरे समझ से बाहर है, हो सकता है आप सत्ता से जुड़े हुए हैं और आप अपडेट होकर के आए। आपने कहा कि 42,000 करोड़ डॉलर का कर्ज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बदले हम पे था। नहीं, गलत जानकारी है सर, मैं निवेदन और करना चाहूंगा आपको कि नहीं चलो करोड़ पे मान लेते हैं। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, अभी आप, या मैं आपको प्रिंट मंगवा के दे सकता हूं, पिछले 10 साल में आप कभी भी देख लीजिए, ये लॉजिक जो यूपीए का रहता था ये भी बेतुका होता था, और आज आप भी उसी को पूंछ पकड़ के चल रहे। जो ब्यूरोक्रेट्स नेताओं के मुंह में जो शब्द भरते हैं उन्हें बोला जाता है। एक भी पेट्रोलियम कंपनी लॉस में नहीं है। अगर कहीं डाउन हुआ था इनके वक्त भी तो मुनाफे में कमी आई थी, और आज आप लोगों के भी उसमें। अगर कंपनी कोई भी कहती है कि हम घाटा हो रहा है, किसी कंपनी को घाटा पिछले 10 साल से हुआ ही नहीं, किसी पेट्रोलियम कंपनी को। तो जो कर्ज है अगर नहीं चुकाई तो उन लोगों की तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि आप मुनाफा ले रहे हो, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो आप, और कर्ज क्यों नहीं चुका रहे हैं? देखिए वो जिम्मेदारी उनको ठहराना वो बात की बात है, पहले कर्ज चुकाना पहली बात। दूसरी बात है, मैंने आपको अभी भी स्पष्ट किया कि फॉरेक्स इस समय सबसे प्राथमिकता रहती है, फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम मेंटेन करके चले। अगर हम सारा ही इसमें 90% से ज्यादा पैसा अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पे खर्च कर देंगे तो ये तो, और बल्कि हमें तो अलग ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे जाना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। श्याम जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लॉजिक अपना अपना हो सकता है राजनीतिक दलों का, जनता के जो वॉइस है, आज हर आदमी जानना चाहता है कि समझ से बाहर है कि पैसे जो बढ़े जा रहे हैं, और ये बात तय है कि डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसका पूरी तरह से आपकी महंगाई पे असर पड़ता है, घर की रसोई पे उसका असर पड़ता है, आपके बच्चों की पढ़ाई पे उसका असर पड़ता है, सब पे पड़ता है, आपकी दिनचर्या को प्रभावित करता है डीजल के दाम। पेट्रोल के हो सकता है कि चलो कहीं कंप्रोमाइज कर लेंगे आप, लेकिन डीजल से तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स मैक्सिमम उसी से चलते हैं। बीजेपी का जो कहना है, या आप उचित मानते हैं इसे कि अभी परनामी साहब भी कह रहे थे कि इन्हीं की नीतियों की वजह से आज ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है?
दीपक जी को पता नहीं कि अमित शाह ने कल ही मीटिंग ली है मुख्यमंत्रियों की, उन्होंने क्या कहा है? अगर ये कह दें तो मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि कंट्रोल करो सब महंगाई की, चुनाव आ रहा है, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। आप राज्य का कितना कर लगाते हैं ये तो बताएं, पेट्रोल पर कितना लगे, डीजल पर कितना करते हैं, क्या कम नहीं कर सकते आप क्यों कहना चाहते हैं कि हम बढ़ाना चाहते थे? आप अब यूपी पे जो आरोप लगाते थे कि इतना टैक्स लगा रहे हो, राजस्थान का कितना टैक्स है जरा आप कैलकुलेट करके बताना। उसके बाद कहोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो क्रूड ऑयल का तो भाव गिर रहा है और आप टैक्स लगा करके उसको उसी भाव में रखना चाहते हैं। क्यों लूटना चाहते हैं जनता को? जब तो आप कहते थे बाजारों में जाकर के और कहते थे, मैं तो पुराने भाषण आप देख लीजिएगा कि वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, श्रीमती ईरानी क्या कह रही कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, ये रेट कर दिया। आज स्थिति में क्यों आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? आप कहिएगा कि हम सब राज्यों की जो अमित शाह ने कल बैठक ली है और उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा है कि आप टैक्स कम कीजिए, इतना क्यों महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल कीजिए अपने अपने राज्यों में जाकर के। तो इसका मतलब तो स्थिति तो खुद की भयानक है, क्योंकि आप 13 तो मुख्यमंत्री आप ही के थे और 9 उप मुख्यमंत्री थे। तो ये क्या स्थिति हो गई है देश की? और फिर उसके बाद प्रणब जी क्या करें? प्रणब जी गए नहीं थे क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? उनको पता नहीं है कि क्या स्थिति थी और आप किसका बचाव किस प्रकार से करना चाहते हो? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को कहते हो आप कि आप टैक्स कम करके जनता को लुटने से बचाओ ना? अब आपके पास चुनाव आ रहा है 2, आप उपचुनाव लड़ेंगे, 2 लोकसभा का लड़ेंगे, 1 लड़ेंगे विधानसभा का। आप कम से कम 17 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आईना जब दिखाएगी जनता आपको तो फिर समझ में आएगी, नहीं तो स्थिति तो जो भयंकर है। आज स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। राहुल गांधी ने कल आपके गुजरात में किया तो उसका अनुसरण यहाँ पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लोगों को मांग करनी चाहिए कि टैक्सेस कम करो राजस्थान, नहीं तो हम और जिस तरह का आंदोलन होना चाहिए वो आंदोलन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस जिस प्रकार का आंदोलन सड़कों पे जोरदार तरीके से होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि जिस राज्यों में चुनाव गुजरात में होना है, क्योंकि गुजरात में भी कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। बाद में बाकी जगह चुनाव होंगे तो भी कांग्रेस इंडिविजुअल स्तर पर लड़ेगी। देश में तो इंडिविजुअल स्तर पर लड़ने की कामयाबी में नहीं है कांग्रेस, लेकिन बाकी इन राज्यों में तो है जहां पर की जोरदार तरीके से। कुल मिलाकर के आपको ये लगता है कि डीजल पेट्रोल के जो दाम है, बीजेपी बेशक कुछ भी इस पे दावा करती हो, अपनी दलील देती हो, लेकिन इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। जनता को राहत की उम्मीद है और राहत मिलनी चाहिए। ये सब तो यूपीए के वक्त ही देखा जा रहा था, और जब यूपीए में आमजन का विश्वास टूटा तभी तो बीजेपी को लेकर के आए थे। और बीजेपी भी अगर यही कह रही है कि बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब हम प्रतिपक्ष में होते हैं। जब तो हमारी कुछ भाषा अलग होती है और जब कुर्सी पे बैठते हैं तो हम सारे मायने हमारे बदल जाते हैं। राजीव अरोड़ा साहब, चलिए आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जनता की तकलीफ क्या है और वास्तव में डीजल पेट्रोल की वजह से महंगाई क्यों बढ़ती है। उस वक्त आपके भी मंत्रियों के यही जो बयान होते थे कि बेवजह और इसे साजिश रची जा रही है प्रतिपक्ष की ओर से। अब तो कम से कम ये माना जा सकता है कि आप लोग तो सही आंदोलन कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, बहुत बात में फर्क है। पिछली बार यूपीए सरकार के टाइम में आपने खुद ने कहा, श्याम सुंदर जी ने भी कहा और मेरे भाकर साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट करा है कि 100 रुपए से ऊपर 120-130 रुपए अगर बैरल क्रूड ऑयल के दाम होंगे, उस वक्त 60-65 रुपए में अगर यहाँ पे पेट्रोल और डीजल बिकता था तब आवाज उठती थी। तो जब 50-60 रुपए 40 रुपए तक बीच में क्रूड ऑयल के दाम चले गए थे, उसके बाद भी अगर इतनी महंगाई बनी रहती है तो निश्चित रूप से ये जनता के पीठ में छुरा घोंपना है। इस महंगाई को कम करने के अंदर दोनों की जिम्मेदारी है। जो नवरत्न कंपनियां बनी हुई है जो बहुत सरकार को प्रॉफिट कमा के दे रही है, सरकारी जितनी भी पेट्रोलियम उत्पादन की कंपनियां हैं, एक तो वो महंगा बेच रही हैं और उसके बाद बिल्कुल सही बात कही श्याम सुंदर ने कि सब राज्य सरकारों ने बहुत हेवी टैक्स लगा रखा है, जनता को उसमें राहत मिल नहीं रही है। पता नहीं सच है कि झूठ है। एक श्रीलंका का एक आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है कि उसने वो बता रहा है कि हमारे यहाँ 45 रुपए का पेट्रोल है और हम इंडिया से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, श्रीलंका वाला बोलता है। तो पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इससे ये स्थिति मालूम पड़ती है कि आज हिंदुस्तान के अंदर 30-35 रुपए 40 रुपए के बहुत से पेट्रोल और डीजल के दाम होने चाहिए थे, जो 70-80 रुपए के करीब है। उसको निश्चित रूप से कम करना चाहिए, और अगर कम नहीं करा तो पूरे देश के अंदर जन आक्रोश पैदा हो रहा है। ये मैं कांग्रेस के नेता के रूप में बात नहीं कर रहा, मैं आम जनता की स्थिति बता रहा हूँ। पूरे देश इस वक्त देश में रिसेशन की स्थिति में देश जा रहा है। लोगों की क्या है, क्रय शक्ति जो कम होती जा रही है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल आपका आउटपुट कम हो रहा है। क्या होता है कि जब क्रय शक्ति तो लोगों की ज्यादा हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन क्रय शक्ति भी कम हो और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम हो
तो देश रिसेशन की तरफ जाता है, एक डिप्रेशन की सिचुएशन जा रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बार बार जेटली साहब कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, कि मैं खुद एक उद्योगपति हूं, मेरे आसपास के जितने यूनिट्स हैं उनके अंदर जबरदस्त रूप से छटनी करी गई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर हम रोजगार क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, रोजगार क्रिएशन कैसे होगा? जब आप अपना उत्पादन को बढ़ाएंगे। और उसके पीछे पेट्रोल डीजल ने जबरदस्त मार लगा दी है। जीएसटी आ गया है, नोटबंदी के बाद से इन दोनों चीजों ने और नकारात्मक प्रभाव करा है इकोनॉमी पे। तो आज के समय के अंदर सारी पार्टी पॉलिटिक्स भूल के, यूपीए भूल के कोशिश करनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे कैसे लेके आया जाए। और मेरे ख्याल से उसके अंदर विपक्षी दलों से भी आह्वान करा जाए, उनकी भी जहाँ सरकार उनसे बात करी जाए। तो ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री को सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कल बुलाए, उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी, बहुत अच्छी बात है। पूरे देश के अंदर एक गंभीर विषय बना हुआ है, कैसे जॉब क्रिएशन करा जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो, कैसे पेट्रोलियम उत्पादन के दाम कम करे जाए, और कैसे देश के अंदर से ये जो हमारा जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि जरूरत इस बात की है बजाय पॉलिटिक्स करने के। भाकर साहब, इस बात को कुछ स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो बात तो शुरू वहीं से हो कि जब प्रॉब्लम को समझा जाए। जब प्रॉब्लम, अगर आपकी नजर में प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक या दूसरे मुख्यमंत्रियों से बात करना ये तो कोई इश्यू नहीं होगा। पहले बात तो बताएं कि ये वास्तव में महंगाई को आप लोग स्वीकार करते हैं कि महंगाई है, कुछ बढ़ रही है महंगाई? देखिए, ये तो एक कटु सत्य है और इसको जो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और मैं राजीव जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। कारण इसका क्या है, जब भी किसी विश्व में किसी भी देश में आर्थिक सुधार लागू किए जाते हैं, जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, तो इनिशियल हाइकअप्स तो आते ही हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स जिन्हें कहा जाता है। तो ये शुरुआती है, पर आने वाले समय में जो इसके हमको फायदे मिलने वाले हैं, 3 महीने 4 महीने इस क्वार्टर में या जो भी है पिछले 1 साल के अंदर जो हमें नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी होगी, उसका फायदा भी होगा। जीडीपी में उसकी ज्यादा, जो हम 7.1% से भी ज्यादा की हम सोच मान के चल रहे हैं, तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस बात को हम नकार नहीं रहे। सरकार सजग है, सरकार इस बात के लिए बड़ी संवेदनशील है, बड़ी संजीदा है इस हिसाब से के कारण से कि हाँ जी हाँ महंगाई बढ़ी है। लेकिन कई चीजों में आप देखिए खुदरा दर, कई चीजों की, खाद्य पदार्थ की, जो बीच में दाल आपकी 80, 120, 160 जा रही थी, कई खाद्य पदार्थ की चीजों में और आम जन की मूल्यों की चीजों में बहुत हद तक गिरावट आई है। उसके कारण कई चीजें रही, सरकार की तरफ से कंट्रोल रहा, एक नियंत्रण रहा, निगरानी रखी गई है, और पैदावार भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा हुई। तो कई कारण ऐसे रहे कि आम उपभोक्ता की वस्तुओं के अंदर, चीजों के अंदर कंट्रोल रहा, और लोगों को जो उनकी दैनिक उपभोग की चीजें थी उनके अंदर बहुत ज्यादा कम कीमतों पे मिला। उस कारण महंगाई की मार जैसी उम्मीद की जा रही थी कि गिरावट आएगी, लोगों को पड़ेगी, तो उस हिसाब से नहीं हुआ। हाँ, पेट्रोल डीजल की जो बात की उससे हम आपसे सहमत है कि पेट्रोल से ठीक है फर्क नहीं पड़ता, पर डीजल के अंदर 1 या 2 रुपए भी आने वाले उसमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण इन्फ्लेशन में और कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है। और नहीं भी करता है तो कम से कम दुकानदार इस हिसाब से बढ़ा देते हैं कि देखिए डीजल का दाम तो बढ़ गया ना, तो वो बढ़ा देते हैं। तो स्वतः ही जो रिटेलर्स होते हैं वो भले ही उसका दाम नहीं बढ़ा हो, लेकिन वो उसको ये मान करके कि डीजल का 1 रुपए बढ़ा है तो हमें 2 रुपए बढ़ाने की छूट मिली हुई है। तो ऐसी जो परंपराएं जैसी चल गई थी, तो उसके कारण थोड़ी बहुत कहीं पे आइसोलेटेड केसेस के अंदर महंगाई बढ़ी हुई दिखती है। लेकिन आप विश्वास रखिए, सरकार की नीयत और नीति एकदम साफ है, स्पष्ट है। आने वाले समय में आपको फायदा दिखेगा। और पेट्रोल की, डीजल की कीमतों को जैसे नियंत्रण के लिए श्याम जी ने बोला, देखिए वो तो पार्टी के अंदर की बात की, उनको अगर यहाँ पे बोलने के लिए तो उचित फोरम नहीं रहता है। आप जो बोल रहे हैं मैं सहमत हूं उस बात से। सरकार स्वाभाविक है, अगर मीटिंग होती है, सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कार्य समिति की बैठक है, तो उसके अंदर इस बात की क्या जाता है कि देखिए भाई आप इसके प्राइस कंट्रोल करें। और हर मुख्यमंत्री या जो भी उप मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इस बात की कोशिश करेंगे कि कैसे राज्य के कर उनमें कम कर दिए जाएं, जिससे कि लोगों को उसका फायदा सीधे के सीधे पहुंच सके। तो आने वाले समय में पेट्रोल की कीमतें 5-7 रुपए कम भी हो जाएं तो आप आश्चर्य मत करिए, क्योंकि ये पार्टी एकदम स्पष्ट, सरकार की सोच स्पष्ट है कि अगर गिरावट आती है तो उसका सीधा सीधा फायदा सीधे सीधे उपभोक्ता को पहुंचना चाहिए। तो आने वाले समय में आप सकारात्मक सोच रखिए, आपको बहुत अच्छा सुनने को देखने को मिलेगा। चलिए समझिए, क्या लगता है कि गुजरात, हिमाचल में चुनाव होंगे विधानसभा के, राजस्थान में भी 3 विधानसभा चुनाव हैं। पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिपक्ष इसे बड़े एजेंडे के रूप में ला सकता है? देखिए कि जिस प्रकार से पार्टी चिंतित है, राष्ट्रीय स्तर पर जो सोच हो रहा है, हाँ, क्योंकि आप देखिए पेट्रोल को तो जीएसटी के अंदर रखा ही नहीं है राजस्थान। बिल्कुल, शायद एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है जिससे सीधे तौर पर छूट दे रखी है कि आप जैसा करो वैसा करो। तो अब राज्य सरकार किसका वो विचार कर रही है?
अब केंद्र के प्रमुख नेतृत्व ने भी कह दिया कि आप इसको कंट्रोल करो और बताओ जाकर के आप किस प्रकार से क्या करना चाहिए। अभी दाल की बार बार कह रहे हैं, केंद्र ने तो छूट ही दे दी आपको, आप आयात करो और कंट्रोल करो ना, कौन मना करता है कि कंट्रोल करने की स्थिति बन रही है। आप देखिएगा मूंग खरीद नहीं रहे हो किसानों का आप, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है कि समर्थन मूल्य क्या तय होगा, अभी तय नहीं हुआ, खरीद होगी, मूंगफली नहीं खरीद रहे हो किसानों की, तो आप किस तरह से स्थिति करना चाहते हैं कंट्रोल करने की स्थिति ये नहीं बन रही। आपकी तो बैठक ही नहीं हुई अभी तक, जो आपके यहाँ पे जो बना हुआ है विभाग, उसने बैठक ही नहीं की उसके बारे में, कंट्रोल के बारे में। पहले जो चीफ सेक्रेटरी के और मंत्री की अध्यक्षता में कंट्रोल बैठक बनाने की बात कही थी, उसके बाद मेरे को तो याद नहीं है कि बैठक हुई हो और कोई कहा गया होगा कि हमने कंट्रोल करके ये चीजें की स्थिति कर दी, हमने कालेबाजारी को रोका, बाकी चीजें क्या की। ये चीजें आपको पारदर्शी तरीके से लोगों को बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कीमतें, क्योंकि 1 अक्टूबर से जब जीएसटी लागू होगी तो नई दरें तो अब लागू आएगी। ये तो पिछले पुराना रिकॉर्ड, पुराना वाला माल बिक रहा है। अभी तक तो आपको महंगाई की मार तो 1 अक्टूबर से सबको को सामने आएगी, फिर आप कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। अभी तो आप कह नहीं रहे हो कि बढ़ गई, क्योंकि आया ही नहीं। अगर नया दर तो लागू होगी 1 अक्टूबर से, तो आप अभी महंगाई की मार तो अब थोड़े दिन बाद झेलेंगे, लोग झेलेंगे, बढ़ेगी घटेगी, कुछ में बढ़ेगी कुछ में घटेगी, लेकिन पब्लिक को तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कांग्रेस से हम किस प्रकार से बेहतर हैं, और हम चुनाव में जवाब देंगे। आप लोकसभा का चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता, अब ये विधानसभा का छोटा सा चुनाव नहीं है, 17 विधानसभा को आपको सीधे तौर पर प्रभावित करेगा आपको। और आप देखिए, जनता तो जवाब देने के लिए बैठी है ना, वो बताएगी आपको, आप मत करिए चिंता उनकी। तो जब आपको फील्ड में बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा आपको। तो ये तो तय माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडे के रूप में प्रतिपक्ष पार्टी को घेरने के लिए, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए महंगाई को एक बड़ा इश्यू बना सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो दाम में इजाफा हो रहा है, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, उसे महंगाई के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसकी बानगी जयपुर की सड़कों पर देखी जा रही है। सचिन पायलट के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ उसकी वजह साफ है। चले, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इससे पहले कोई राहत मिल सकती है। अभी दीपक भाकर जी कह भी रहे थे कि 5 से 7 रुपए अगर कम भी हो जाए तो आप लोग इसमें कोई आश्चर्य मत करिए, क्योंकि ये कुछ इस तरह का एक सिस्टम चल भी रहा होगा। क्योंकि एक अभी तक का जो एक एक्सपीरियंस करता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि आप आगे लेकर के जाइए और फिर जब लगता है कि अब वक्त आ चुका है तो उसे डाउन कर दीजिए कुछ हद तक। और एक फिल्म थी आज के एमएलए, जिसमें भी यही कहा जाता है, रोटी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं जितनी थी, फिर कि चलो हम इतनी तो करने वाले हैं, कितने पैसे कर दीजिए। तो वो वाली स्थिति है, वो यथार्थ आज से 25 साल पहले भी जब टीवी स्क्रीन पर हम देखते थे, वो आज बिल्कुल सामने दिखाई देता है। तो स्थितियां यही बनने वाली हैं कि गुजरात का चुनाव, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी वहां से ताल्लुक रखते हैं, वहां मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, दोनों ही, अमित शाह भी रखते हैं, बिल्कुल, और अमित शाह भी वहीं से हैं, तो दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और पेट्रोल के दाम तो निश्चित रूप से वहां की पब्लिक के लिए भी मुश्किल पैदा करने वाले। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। संघ का संगठन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई, जो कांग्रेस का मुद्दा बन गया है। राजस्थान में आने वाले दिनों में 3 उपचुनाव होंगे, जिसमें 1 विधानसभा और 2 लोकसभा के हैं। काफी महत्वपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है। कांग्रेस इसे ही एक आधार बना करके जनता के बीच जाएगी कि अच्छे दिन का इंतजार है। क्या महंगाई से अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे, उससे अच्छे दिन आएंगे? सचिन पायलट ने सीधा सीधा निशाना साधा है। और हम आपको बता दें कि बात चाहे राजस्थान की हो या गुजरात की, सरकार की नीतियां पूरी तरह से कांग्रेस के निशाने पे हैं। जब 2014 में चुनाव थे तो 2 पार्ट होते हैं, डिफेंसिव और एग्रेसिव। उस वक्त कांग्रेस डिफेंसिव थी और बीजेपी एग्रेसिव थी, लेकिन आज बीजेपी बेशक कुछ भी अपनी तरफ से दांव खेलने की कोशिश करती हो, इसे जायज ठहराने का प्रयास किया जाता हो, लेकिन जनता 2 ही चीजें जानती है कि वो गणित किस तरह से बैठ सकता है कि जब क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $100 से अगर ऊपर होते हैं
प्रति बैरल, तो आपको पेट्रोल डीजल मिलता है 60 से 65 के बीच में, और जब 50 से भी नीचे होते हैं तो पेट्रोल पहुंच जाता है 70-75 के ऊपर। तो ये एक जो आम बात है, ये चौराहे की चर्चा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फडणवीस साहब हालांकि इसे जस्टिफाई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियां हैं इसके लिए जिम्मेदार, अगर वो समय पे इन चीजों का ध्यान देते वही थोड़ी सी समस्या बाहर है। लेकिन दूसरी तरफ फडणवीस साहब को शायद इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में से जब लौटे हैं तो वहीं पे अमित शाह ने इसकी गंभीरता दर्शा दी थी और उन्होंने साफ कहा था कि चिंता का विषय है, चुनाव सामने है, जनता महंगाई से अगर परेशान है तो हमारे पास में जवाब नहीं होगा। सारे समाचार पत्रों में ये बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री को निर्देश दिए है कि इस पे आप लोग एक्सरसाइज करें कि जनता को हम राहत कैसे दे सकते हैं। जो मुझे लगता है कि हमारे साथ बैठे पार्टी के स्पोक्स पर्सन, उनके शब्दों में भी झलकती है कि आने वाले दिनों में 5 से 7 रुपए की राहत दी जा सकती है। चलिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और मुद्दा केवल बात राजस्थान के 3 उपचुनाव की नहीं है। आने वाले दिनों में जहां पे भी चुनाव होगा, अगर सरकार की नीति यही रही और महंगाई कम नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये जनता के सामने बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ सकता है कि जवाब क्या दिया जाएगा, क्योंकि महंगाई हर व्यक्ति की जेब पे भारी पड़ती नजर आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति का बजट गड़बड़ाता है। बेशक पार्टी इसके लिए कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, ये कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि या 3 उपचुनाव को देखते हुए राजस्थान में रणनीति बनाई गई है? ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसे व्यापक रूप से कांग्रेस खड़ा कर सकती है, क्योंकि तत्काल तो चुनाव दोनों महत्वपूर्ण चुनाव है। आप देखिए कि जहां पर कि सचिन पायलट भी लड़ सकते हैं चुनाव, उधर भंवर जितेंद्र चुनाव लड़ सकते हैं, तो दोनों चुनाव कांग्रेस के लिए तो करों बरों की स्थिति पैदा होगी। अगर ये दोनों चुनाव कांग्रेस जीतती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2018 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उस पर सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए बाई इलेक्शन में निश्चित रूप से कि एक कार्यकर्ता जो होता है कि कांग्रेस का लगातार एक स्टेट में हार, तो उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर हारती है कांग्रेस इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, कांग्रेस हारेगी तो उसके लिए बहुत स्थिति खराब इसलिए होगी क्योंकि 1-2 विधानसभा क्षेत्र, करीब 16 तो विधानसभा, 17 विधानसभा क्षेत्रों का टेस्टिंग हो जाएगी। अजमेर बीच में है तो अलवर पूर्वी राजस्थान बताएगा और फिर आपके माडलगढ़, फिर उधर 17 विधानसभा क्षेत्र उधर चले जाता है, उदयपुर वाला बेल्ट आ जाता है। तो सारी चीजें ये स्पष्ट करेगी कि जनता क्या सोच रखती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनाव में दिन नहीं रहे। अब आपको, क्योंकि धरातल तो ये विधानसभा की जगह लोकसभा का ढूंढने लग गए। विधानसभा तो पहले होगा फिर लोकसभा होगा, तो ये अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तो लोकसभा चुनाव की 2019 के मिशन को लेकर चर्चा हुई है। इसलिए आज की स्थिति में आज भी अगर सरकार के लोग नहीं संभले और मुख्यमंत्री ने इस पे ध्यान नहीं दिया, अगर पार्टी अध्यक्ष ने तो कह दिया स्पष्ट रूप से, अब दोषी कौन होगा? मुख्यमंत्री दोषी होंगे। अगर वो तत्काल इस पे निर्णय नहीं करती है जाकर के कि भाई इस प्रकार की स्थिति बन गई तो हम अपना टैक्स को कम करने जा रहे हैं, ये कहेंगे। और उसके बाद उपचुनाव में, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा आएगी दांव पे, क्योंकि जो भी हारेगा वो मुख्यमंत्री हारेगा, कोई स्टेट थोड़ा हारेगा, क्योंकि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है उसके ऊपर सीधा रूप से आरोप लगता है कि भाई किसके नेतृत्व में वसुंधरा जी है मुख्यमंत्री, और उसके नेतृत्व में अगर तीनों उपचुनाव नहीं जीत सकते तो फिर कैसे विधानसभा का चुनाव जीतोगे? तो ये सीधे तौर पर बहुत सारे निर्णय मुख्यमंत्री आके करेगी, मेरे को लगता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको लगेगा कि महंगाई पर कंट्रोल के बारे में जो विधानसभा होगी तो वहां पर घोषणाएं करी जाएगी कि हम कंट्रोल करने के लिए ये करने जा रहे हैं, सारी चीजें को लेकर के। तो बहुत चीजें सोचने वाली बात हो गई। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोच रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच का मतलब ये है कि सीधे तौर पर जनता को निर्देश देने की बात कि पार्टी महंगाई को लेकर के चिंतित है, इसको कम करने के लिए हम मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे हैं सीधे तौर पे। अगर निर्देश नहीं मानते तो जनता निर्देश बताएगी ना। जनता तो आप जब चुनाव हो रहा है तो और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात का एहसास कर रही होगी कि पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उनका अपना एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन जनता को राहत चाहिए, जनता का वोट हमें चाहिए, तो जनता को हमें राहत देनी होगी। और क्योंकि अभी जो पैसे पेट्रोल के जो बढ़े हुए हैं या दाम जो है आप डेली के हिसाब से, एक ऐसा वो चल गया है कि जब डेली के दाम तय हो रहे हैं तो उससे आम जनता को मालूम नहीं चलता है कि वास्तव में कल क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस हो गया, कितना हमें गैप आ रहा है इसके अंदर। क्योंकि पहले समीक्षा जब होती थी 1 महीने की होती थी, फिर 15 दिन की होती थी, तो एक समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पे बॉक्स में खबर होती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े रात 12 बजे से लागू।
ये कहा जाता था। लेकिन आज तो कितना देंगे आप, अब दिन भर में फ्लक्चुएट करता रहता है, तो कि आज दाम ये हो गया, कल ये हो गया। लेकिन अभी तक तो राजीव जी, आप व्यापारी भी हैं, कहीं बात भी होती होगी, अभी कहीं को तय करके बता सकता है कि तय किस आधार पे हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से जो इसका फॉर्मूला होना चाहिए था, अगर क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होते हैं तो उसका सीधे सीधे राहत जनता को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो रहा है। तो क्या मैकेनिज्म है इनका कम ज्यादा करने का, वो मेरे ख्याल से जो है वो पारदर्शी नहीं है। अगर पारदर्शी होता तो जनता को अपना मालूम होता क्रूड ऑयल के दाम ये है तो कल पेट्रोल के दाम ये होंगे, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये अपने उपयोग के हिसाब से, अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से इसको उपयोग में ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब यूपीए सरकार थी, जिस दिन चुनाव के अंदर वोटिंग होने वाली थी, उससे पहले दिन रात को पेट्रोल के दाम बढ़ गए और लोगों ने कहा कि इसका बड़ा कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्योंकि कांग्रेस ने उसको इंडिपेंडेंट छोड़ रखा था, तो उसके पास सरकार का भी कंट्रोल नहीं था। तो कोई समझदार सरकार होती तो उसको एक दिन 2 दिन रुकवाती तो शायद उसको नुकसान नहीं उठाना पड़ता। वो हुआ नहीं, क्योंकि जब आपने एक नियामक आयोग अलग बना दिया है जो उसको कंट्रोल करता है, सरकार का उसके अंदर रोल नहीं है, तो 30 तारीख, अगर 1 तारीख को वोटिंग हो रही है और 30 तारीख को रात को पेट्रोल के दाम डिक्लेयर होने हैं, तो दाम बढ़ गए तो उसको नुकसान सवेरे आपको वोटिंग में उठाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के इस वक्त परिस्थितियां विकट बनी हुई है। और श्याम सुंदर जी ने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैंपल साइज ऑलमोस्ट 10% है। क्योंकि राजस्थान में 200 विधानसभा के सिक्के हैं, अगर 17-18 विधानसभा क्षेत्रों का मूड का मालूम पड़ता है एक चुनाव से, तो एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है और उसको दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना हर राजनीतिक दल के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी चुनाव आता है कि उसके अंदर विजयश्री प्राप्त करे। लेकिन जब आपका मिशन 25 की 25 लोकसभा सीट हो और आपका मिशन कोई 180 विधानसभा सीट हो, तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो वर्तमान में सरकार के अंदर है। और जो परिस्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, उसमें चहुमुखी, एक तो विकास है, चहुमुखी चोट हो रही है सरकार के ऊपर, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी उम्मीद के संग सत्ता के अंदर आए थे। आज अखबारों के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर जो चल रहा है उसमें आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स कम हो जाएगा। ये भी आ रहा है कि 15 लाख रुपए आपके खातों के अंदर रहेंगे, वो नहीं हुआ। ये भी आ रहा है कि करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद ये महंगाई बढ़ती जा रही है, तो युवा नाराज है बेरोजगारी की वजह से जी। लेकिन राजीव जी, गरीब नाराज है। ये बात तो मुझे भी लग रही थी कि व्हाट्सएप पे काफी चल रहा है, एक समाचार पत्र को कोट भी किया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने किसी सभा में नहीं बोला, उस वक्त मानना था कि इनकम टैक्स और उसके स्ट्रक्चर को लेकर के जब कटाक्ष क्या करते थे मोदी साहब, तो एक कयास लगाया जा रहा था समीक्षकों के माध्यम से कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बंद कर दे। कुछ पेपर्स ने तो ये भी लिख डाला था। तो ये तो चलिए एक जवाब हो सकता है बीजेपी का कि हमने कभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, योजना आयोग आपने बंद करा नीति आयोग आपने बनाया, क्या फर्क है? और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जिस दिन यूपी की सरकार आएगी, पहले 24 घंटे में निर्णय होगा कि योजना आयोग वापस बने। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फर्क ही नहीं है। आप खाली इंस्टीट्यूशंस को नाम बदलने से कोई मतलब नहीं है। क्या नई पॉलिसी आई, रिजर्व बैंक की कोई नई पॉलिसी आई क्या बनने के बाद में? कहीं कोई परिवर्तन नजर आया? आपको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में परिवर्तन नजर आया? लोग काम करने के तरीके में परिवर्तन नजर आया? उल्टा महंगाई बढ़ गई, करप्शन ज्यादा बढ़ गया। मैं भी आपके पीछे से बात कर रहा था, एक दाम बढ़ हो गया। इसमें नीति लिखा जाता है, उसमें योजना। बिल्कुल, बस इतना फर्क है। इसमें 2, उसमें 3 थे, कोई फर्क नहीं है। फर्क है नहीं। और एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पूर्व में थे, उनकी राय लेनी चाहिए थी। या आज जो अर्थशास्त्री है भारतीय जनता पार्टी से, संघ से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होंगे, उनको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था थी, अगर वो आप पीछे आते तो जनता सवाल पूछती है, विपक्षी दल तो पूछेंगे कि क्या कारण हुआ कि हम पीछे आ गए। और कोई आसान नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी खुद की क्रय शक्ति इतनी बड़ी है। हम लोग एक 125 करोड़ का मुल्क है, ये हमारे पास जो क्रय शक्ति है वो किसी दूसरी जगह के पास नहीं है। क्या कारण हो रहा है कि यहाँ पे आज की तारीख में जीडीपी कम होती जा रही है? और जबकि नोटबंदी, जीएसटी की बात तो बड़े सुधार थे और तेजी से बढ़नी चाहिए थी। इससे मालूम पड़ता है जो रघुराम राजन बोल के गए हैं कि ये गलत निर्णय था। मेरे ख्याल से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आप स्वीकार नहीं करोगे तो जनता अपने मतों से आपको स्वीकार कराएगी। चलिए दीपक जी, कुछ एक चीजें तभी कही राजीव जी ने। एक आध मुझे लगता है कि समाचार पत्रों की सुर्खियां भी थी, जिसमें
एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाया हुआ था कि कर सकते हैं ये मोदी साहब ऐसा। देखिए ये तो सोशल मीडिया में कितनी बातें सही आती है, कितनी बातें गलत आती हैं, इस बात पे को तो कोई रोक नहीं है। और ये कई बार इस बारे में आया है कि वो एक ऐसा साधन बन गया जहां जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। तो सोशल मीडिया में क्या आ रहा है क्या ना आ रहा है उससे किसी बात का हम उसे अंदाज नहीं लगा सकते। जहां तक उपचुनाव की बात थी तो वो इस बात का सरकार की लोकप्रियता का पैमाना हो, इस बात को भी इस समय कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आने वाले समय, अभी चुनाव में बहुत समय, आने वाले समय में आपको और भी बदलाव दिख सकते हैं। और जिस आर्थिक सुधारों की बात चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं उपचुनाव बता, अभी आपने जो उपचुनाव दिसंबर में मैं उपचुनाव 16 सीटों का बात में बोला, सही बोला इन्होंने कि 8% है पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। तो सरकार की लोकप्रियता का अंदाज तो अभी 26 सीटों पर चुनाव हुए, हम 13 की 13 सीट हमने बरकरार रखी है। हमारी कांग्रेस की 11 थी, उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट लेके 13, तो लगभग आज की स्थिति में हम तो वहीं के वहीं है। जैसा कि आमतौर पे माना जाता था कि सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है और इनको ये चुनाव हारेंगे। अभी जो चुनाव परसों के बाद का दावा करने वाले बराबर की बात करने लग गए। नहीं, मैं आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि हमने हमने ये थोड़ा कहा था कि अभी का देखिए अभी आर्थिक सुधार की लागू हुए हैं। अभी हम कभी मना नहीं कर रहे कि अभी पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े, हम तो कह रहे हैं बढ़े पर आने वाले समय में कम होंगे। तो स्वाभाविक है अगर आज के समय में अगर लोगों को चोट पहुंचेगी तो उसका रिजल्ट तो दिखेगा, और दिखा है हमको। पर आप ये भी तो देखिए, अगर पॉजिटिव साइड देखें, हम आधा ग्लास भरा हुआ देखें तो हम देखेंगे हमने हमारी पोजीशन को मेंटेन रखा। ये बहुत बड़ी बात हो है, उपलब्धि। हम ये नहीं कहते कि हम तो 26 के 26 सीटें ले लेंगे, हमने कहा भी नहीं और ऐसा नतीजा भी नहीं आया। तो एक आप अगर पैमाने ही मान सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ अभी समय है हमारे पास, आप आने वाले समय में देखिए। आपने 180 का मैं कह रहा हूँ, तो मैंने 180 विधानसभा की बात की है, मैंने चुनाव में मिशन देखिए, उसके बाद उसमें संशोधन भी हुआ। हमने कहा 180 नहीं, अगर मिशन रखना है तो मिशन रखना ही है और पूरे 200 का रखेंगे। तो वो संशोधन हुआ उसके अंदर जो किसने कहा नहीं अब नहीं मिशन, अरे मिशन तो हम 200 का भी लेके चले, जब 180 का तो 200 का भी लेके चलेंगे। बोल के गए थे इनको, सही बताया राजीव जी ने, नहीं उनको वो अलग चीज राजीव जी को ध्यान नहीं बात। तो ये बात है ना, तो उस समय आदमी बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ चलता है। चुनाव में जब उतरेंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, पूरी सकारात्मक सोच के साथ उतरेंगे और हिसाब से उतरेंगे कि हम अपने पुराने वाले नतीजों को और बेहतर करेंगे। साहब एक चीज बताएं कि महंगाई मुद्दा रहता है, वैसे महंगाई को मुद्दा होता है या नहीं होता है? महंगाई तो सालों से मुद्दा रहा है ना जी। इसका तोड़ क्या होता है? हम जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो हमारा कुछ अलग अंदाज होता है, लेकिन जब हम सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाते हैं तो नजरिया बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप ही की नहीं कह रहा हूं मैं, ये बात सही है कि महंगाई नया मुद्दा नहीं है और महंगाई को हैंडल करने का जो तरीका है ये भी जनता के लिए नया नहीं है। तो इस समझ में क्यों नहीं आती है कि हम बाहर होते हैं तो महंगाई का एहसास होता है और अंदर चले जाते हैं तो कुछ नजरिया बदल जाता है। क्या सब्जी राशन दूसरे लोग ला करके रखते हैं, ये नजरिया क्यों बदलता है सत्ता पक्ष में बैठने के बाद में लोगों? जी नहीं, ऐसा नहीं है। टेबल के दूसरे बैठते हैं तो आदमी की सोच और बाकी चीज बदलने की जो आप बात करें, ऐसा नहीं है। देखिए ये तो गांव गरीबों किसान की सरकार है। हम समझते हैं टेबल के उस तरफ बैठने वाले व्यक्ति को क्या परेशानियां हो सकती है। आप मैं अभी बता रहा हूं, जरूरत की चीजों को, दैनिक उपभोग की वस्तुओं के अंदर आपके अंदर महंगाई नहीं आई है। जहां तक श्याम जी ने बताया था तो मूंग के जो दाम है उसके 2 या 3 दिन पहले शायद समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया था और खरीद शुरू हो गई थी। जहां तक दूसरी चीज, जहां तक आयात की इन्होंने बात की, तो मैं आयात पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम आयात उस समय कर लेंगे जब हमारा ही प्रोडक्शन इतना बढ़ा हुआ है, तो आप सोचिए किसान पे तो दोहरी मार पड़ेगी। तो इसलिए आयात को नहीं किया गया है और जहां तक समर्थन मूल्य मूंग की है उसे बढ़ा दिया गया है। मैं आपको चाहेंगे तो मैं एग्जैक्ट आपको बता भी सकता हूं। जहां तक महंगाई की आपने बात की, देखिए महंगाई मुद्दा पहले भी था, आज भी रहा, हमेशा से रहेगा। भारत एक जैसे कि इन्होंने राजीव ने फरमाया, हम एक कंज्यूमर सोसाइटी है, सब विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है इस समय देश। तो जो भी और मध्यम वर्गीय हमारा एक बेस माना जाता है, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम या लो मीडियम, तो ये सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है विश्व का इस समय। तो जो भी चीज के अंदर अगर गिरावट आती है, महंगाई आती है, तो वो पिंच छोटी से छोटी भी फील की जाती है। आज यही पेट्रोल डीजल के दाम अगर अमेरिका बड़े होते तो शायद उनको इस बात का एहसास नहीं होता, आभास नहीं होता। इस देश के अंदर हर छोटी से छोटी चीज को बड़ा, ये तो हमारी प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पब्लिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। अगर उनको और जो भी चीज हो रही है आपके पब्लिक के डोमेन में, डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी जो प्रधानमंत्री लेके आए, उसका यही तो फायदा हो रहा है कि हर आदमी को हर चीज दिख रही है आज के तारीख पे कि उसके साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है तो पता चलेगा, गलत हो रहा है तो उसको पता चल रहा है। ये नहीं बता पा रहे टैक्स कौन ले रहा है, ये तो बताओ सामने। देखिए सरकार, आप जानते श्याम जी, सरकार तो टैक्स ये बताओ ना, श्याम जी, टैक्स तो सरकार के पास जाता है। देखिए पारदर्शिता नहीं है, देखिए हर चीज ट्रांसपेरेंसी है।
कि हम राजस्थान कितना ले रहा है, मध्य प्रदेश कितना ले रहा है, या छत्तीसगढ़ कितना ले रहा है, या दिल्ली कितना ले रहा है, सब आपको बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर 80 रुपए बराबर हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 80 रुपए ज्यादा, हमारे यहाँ तो 73 रुपए। अगर हम उस हिसाब से आपने वेंकैया नायडू जब कोटा में ग्राम टैक में बोल रहे थे तो बोल रहे थे ना, आलू प्याज के चक्कर में हमारी केंद्र की सरकार चली गई थी। तो प्याज पे चली गई थी सरकार। तो मैंने तो ये बोला, स्थिति नहीं दिख रही है। मैं तो कह रहा हूँ महंगाई मुद्दा था है और हमेशा से रहेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी इसी तरह का, हमारा सोशल फैब्रिक ही ऐसा है। मैं उस बात को नकार नहीं रहा हूं, मैं सहमत हूं आप सब लोगों की बात से, पर सरकार आप तो मालाएं पहन करके प्रदर्शन करते थे, आलू प्याज वगैरह सबकी मालाएं पहन करके कहते थे। आज की स्थिति में हम अपने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते थे। भाकर साहब, श्याम जी का जो सवाल है, देखिए ये सवाल इस वजह से ये कर रहे हैं, ये सवाल इनका मत मानिए आप, एक जो आम जन है एक उनका सवाल मानिए, उनकी आवाज है, हम सहमत है। नहीं, आवाज तो आप लोगों को बननी चाहिए, लेकिन ये एक बात बता रहे हैं, ये वो चर्चा सुनकर के बता रहे हैं कि जब आप प्रतिपक्ष में होते थे, आप लोगों का जो तरीका होता था इनसे भी डिफरेंट होता था। ये तो गाड़ी से ही आए हैं 2 किलोमीटर चल करके, आप लोग तो पूरा भारत बंद, महंगाई के विरोध में बहुत सारी चीजें होती थी। श्याम जी का सिर्फ इतना सा पूछना है कि वास्तव में जनता को कुछ तो महसूस होना चाहिए कि उनकी वॉइस सुनी जा रही है, कि पहले जो सरकार हो रही थी उसके जो सरकार थी यूपीए की, उनके जो मंत्रियों के बड़बोलापन था, आप लोगों के अंतर नहीं आ रहा है। इनका सिर्फ सवाल यह है, मैं सहमत हूं, मैं तभी देखिए जवाब, प्रश्न इनका था, जवाब भी इन्होंने दिया। आज आम आदमी की गूंज अगर दिल्ली तक पहुंची है और अमित शाह जी ने कल मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि केंद्र सरकार इसको लेकर चिंतित है। और उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा कि अपने अपने स्तर के आप देखिए कि तो प्रश्न भी इन्हीं का है और जवाब भी इन्होंने दे दिया। तो मुझे तो बोलने की आवश्यकता नहीं, कितना स्पष्ट है कि सरकार संवेदनशील है। इस मामले में दिया जवाब तो इस मामले में दिया इन्होंने कि केंद्र सरकार इस पे गौर फरमा रही है, लेकिन राहत कम मिलेगी। लेकिन इनका यह भी कहना है कि कल तो बैठक खत्म हुई है, आज आए मुख्यमंत्री। लगातार जो जस्टिफाई किया जा रहा है साहब कि बिल्कुल वाजिब है, विकास कैसे होगा, ये तो पहली बार आया कि अमित शाह ने कहा है। तब आपकी पार्टियों के स्तर पे नॉट ओनली इन राजस्थान, केंद्र में भी यही बात कही जा रही है कि विकास से ये तो थोड़ा तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा, आपकी जेब से कुछ निकालना पड़ेगा, इसी से तो विकास होता है। तो ये बात तो ये भी कह रहे थे, वही बात श्याम जी जानना चाह रहे हैं, जवाब नहीं दिया इन्होंने। तो एक वहां पे जब कहा जा रहा है तो इस बात का एहसास आम कार्यकर्ता को क्यों नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में महंगाई जब होगी तो जनता के बीच तो आप ही लोगों को जाना है। अमित शाह साहब हर बूथ पे नहीं आएंगे। मैं आपको मैं यही बात वापस दोहराना चाहूंगा कि दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उसके अंदर आप देखिए महंगाई नहीं बढ़ी है। चाहे सब्जी लेने, दाल चावल दूध दही जो, उसके अंदर महंगाई नहीं बढ़ी है। दूध आज भी अगर 20-19 रुपए की थैली थी तो 1 लीटर की आज भी उतनी है। तो उसके अंदर दैनिक उपभोग की सुनिए बढ़िए सर, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, दाल मैं बिल्कुल मालूम है, तभी आपको बताऊं। देखो उस समय की मानसून के कारण बारिश में दिक्कत है, क्योंकि कई सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर सीजन के हिसाब से वेरिएशन आया होगा, वो एक अलग बात है। पर हर चीज के अंदर आपको बढ़ी हुई चीजें मिली होगी ऐसी बात नहीं है। 30 साल के अंदर प्याज की बात है, प्याज का कारण मैं उसका कारण बता देता हूँ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं प्याज की बात कर रहा हूँ। नासिक के अंदर हड़ताल हुई, नासिक के अंदर ट्रक रोके गए थे, प्याज की डंपिंग हुई थी, काला बाजार, कई कालन हुए थे। अक्टूबर के देखिए प्याज आप बताइए अक्टूबर नवंबर में कब, अक्टूबर शुरू होने तक में कब प्याज के दाम नहीं बढ़ा, बताइए जरा। आप बताइए कौन सा अक्टूबर प्याज के दाम नहीं बढ़े? देखिए बात उसकी नहीं है सर, ये प्याज के अंदर सारा प्याज आता है नासिक मध्य प्रदेश करने की स्थिति में नहीं है। आपने वेयर हाउस बढ़ाया ही नहीं अभी तक। वेयर हाउस है वही नासिक में प्याज, राजस्थान में कितने वेयर हाउस बढ़ा लिया आपने? आने वाली वही तो स्टोरेज होगा। दीपक जी यहाँ पे अभी आया है कि बीसलपुर में 70% ही भाव भरा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। बिल्कुल ठीक। 20 जिलों के अंदर मानसून की पानी कम पड़ा है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में परिस्थितियां और विकट हो सकती हैं। आज के अखबार, आधा अखबार बिजली बंद कहाँ पे उसको पढ़ाया है। आगे पानी की, बिजली की दोनों की समस्या और कम उत्पादन कृषि का, ये पानी में हो सकता है, तो महंगाई बढ़ सकती है। जी आपने बताया ज्यादा हुई है, हमारे पूर्वी के बारे में दोनों सरकारें ज्यादा हुई है, वहाँ पे बाढ़ आ गई। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए तो ये अगर सूखा पड़ रहा है बारिश, इसके लिए तो एक सवाल हो रहा है मेरा, सरकार की नीयत में जी बोलिए। बिजली के मामले में बता दो उत्पादन क्यों कम हो गया। पहले वाले दोनों सरकारें दोषी, अशोक गहलोत सरकार और आप दोनों ने
उसको ब्लॉक को बेच खाए, जो आज नहीं, स्थिति आप इतनी देखिए, खराब हो रखी है। ई नीलामी के बाद से नहीं, आप अब पहले की बात कह रहा हूँ मैं आपको, जो कोयले का हमको जो ब्लॉक मिला था ई नीलामी से सर क्या फर्क पड़ रहा है वैसे? स्वीकार करेंगे क्या फर्क पड़ रहा है? हम दोनों ट्रांसपेरेंसी तो बोलते रहिए सर, लेकिन चीजों का क्या अंतर आ गया, क्या अंतर आ रहा है? पहले की बात, आप ब्लॉक मिले थे ना आपको, बताएंगे उस बात का जवाब तो। नहीं आप भी शामिल हो ना अब तो उसमें शामिल हुए थे, और क्या उसके बाद में चलिए श्याम जी, समय कम है, मेरा एक छोटा सा सवाल श्याम जी आपसे है। देखिए, अगर महंगाई कम होती भी है, महंगाई कम होने का इश्यू जो डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के कांग्रेस धरने प्रदर्शन हो सकता है नीचे के स्तर तक भी जाएंगे। अब आपको लगता है कि आने वाले वक्त में क्रेडिट की लड़ाई होगी कि वास्तव में जनता की आवाज हम बने, हमारे ये आ सकता है? क्योंकि इतना सहजता के साथ में बीजेपी भी कांग्रेस के पाले में बोल जाने नहीं देगी। देखिए कि जब तो अमित शाह ने कल राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को कह दिया, उन्होंने कह नहीं आप अपना मुख्यमंत्री जाकर के अपने देश अपने राज्यों में जाके कंट्रोल करो। उसका कारण ये है कि श्रेय राहुल को नहीं चला जाए। ये सारी चीजें राजनीतिक तौर पर होती है और जो हो रही है उसको कोई गलत नहीं कर रहे। अब इनके कार्यकर्ता इनकी चीजों को आप तक लोगों तक ले जाएंगे, अगर किस प्रकार की नीति बनेगी ये तो आपके आने वाले समय बताएगा। एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा आपसे यहाँ पे, मैं राजीव जी से लूंगा वही सवाल। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का जो विरोध का तरीका है या जो विरोध कर रही है कांग्रेस, सरकार पे इससे कुछ असर हो पाएगा? या हम पिछले 15 दिन पहले एक आंदोलन हुआ था राजस्थान में, उस आंदोलन पे बात कर रहे हैं कि किसानों ने जिस तरह से एकदम जाम कर दिया, सरकार को मजबूर होना पड़ा उन्हें बात करने के लिए, उनसे बात करनी पड़ी। ऐसा आंदोलन का इंतजार है, तभी ये सब चीजों पे कुछ रिजल्ट आ सकता है सामने। देखिए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विपक्ष आंदोलन तरीके से नहीं कर पा रहा, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। इन्होंने क्या है कि अनुसरण किया कि राहुल ने किया तो हम यहाँ करेंगे जी, लेकिन इस विरोध को किस प्रकार से पूरे प्रदेश में तरीके से उठाए और तरीके से, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का अस्तित्व है, अगर उसको बनाए रखने के लिए अगर कुछ अंतर महसूस कर सकते हैं कि बीजेपी जब प्रतिपक्ष में थी, जब बीजेपी प्रतिपक्ष में थी उस वक्त के आंदोलन में आपके आंदोलन कुछ अंतर महसूस कर सकते हैं? हमारे साथ जनता जुड़ा, सक्रियता नहीं बन पा रही है अभी तक जिस प्रकार की सक्रियता होनी चाहिए। बीजेपी के वक्त ज्यादा वैसे था। ये लोग अब क्योंकि एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा, पुराने जो नेता है उनको बैठना पड़ेगा और सड़कों पर किस प्रकार से आंदोलन करे ये तो तय करना पड़ेगा। नहीं तो फिर कांग्रेस की स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। वो तो यूनिटी का अभाव आपके मानना मैं आपको सूचना के लिए बता रहा हूँ, 28 सितंबर को हर जिला मुख्यालय के ऊपर जो आज जैसे जयपुर में आंदोलन हुआ है वो होएगा। आज ही उसका निर्णय हुआ है कि मैं भी गंगानगर का इंचार्ज हूँ, आज ही मैंने परिपत्र सब जगह भेजे हैं। 28 तारीख को 12 बजे हर जिला मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन होंगे, ऐसा ही जुलूस निकलेगा, धरना देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग करेगी कांग्रेस पार्टी। तो ये चल रहा है और मेरे ख्याल से विपक्षी दल का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो जनता के अंदर चेतना पैदा करना, जनता की आवाज बनना और निश्चित रूप से पूरे अगर प्रदेश में माहौल बनेगा तो श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं जो आज सत्ता में पार्टी उसको भी बात सुननी पड़ेगी, चाहे प्रधानमंत्री जो चाहे उनका अध्यक्ष हो, उसको उनको निर्णय देना पड़ेगा। श्याम शर्मा जी ने एक बात और कही है राजीव जी की पार्टी के सीनियर लीडर्स को आना चाहिए, विरोध में शामिल होना चाहिए। अगर ये बिखराव अभी होगा तो 3 जो उपचुनाव आप लेकर के चल रहे हैं, जो लक्ष्य हैं आप लोगों के, जैसे सेमीफाइनल 2018 का माना जा रहा है, उसमें कैसे कामयाब होंगे? देखिए, जो बड़े नेताओं की आप बात कर रहे हैं, मैं उनकी अच्छी तरह से आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद आज के धरने के अंदर उपस्थित थे, जो आज धरना यहाँ पे निकला यूथ कांग्रेस ऑफिस से पीसीसी के पे गया, और अशोक गहलोत जी खुद गुजरात के अंदर, राहुल गांधी जी खुद 3 दिन के लिए वहां पे, आज सौराष्ट्र का उनका दौरा है, उसके अंदर वो वहां पे लगे हुए हैं। बाकायदा पूरी एकता है, पूरे मन से मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनता का मानस इस सरकार के खिलाफ बनता है तो आने वाले समय के अंदर फायदा अल्टीमेटली पार्टी को होने वाला है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि आने वाले चुनाव में चाहे विधानसभा चुनाव गुजरात और हिमाचल के हों या राजस्थान में होने वाले 3 बाई इलेक्शन हो, जो 2 पार्लियामेंट और 1 असेंबली का होगा, इन पे इसका इफेक्ट जरूर देखा जा सकता है। सरकार भी, खासकर केंद्र सरकार और बीजेपी संगठन इस पर गौर फरमाना शुरू किया है कि वास्तव में अब ज्यादा होता जा रहा है और पेट्रोल डीजल के भाव अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो थोड़ा मुश्किल होगा। और वो क्योंकि सोशल मीडिया पे सब चीजें हैं कि पेट्रोल डीजल बहुत सही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो लोग निकाल करके बुलाते हैं कि देखिए आपका ये स्लोगन था, और आज भी कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा है। तो जनता को अंतर महसूस करा सके उसका इंतजार है, वो शायद कहीं 6 दिनों के आसपास की बात होती है जिसका इंतजार वास्तव में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, खास खबर से दीजिए इजाजत, नमस्कार।